You are watching Active India चैनल। नई सोच नया जोश। नमस्कार, मैं हूं संजय पुरुषार्थी। प्रतीक्षा के पल हुए समाप्त और हो गई शाम और लेकर आप पहुंचे हम आपका पसंदीदा प्रोग्राम शहर की आवाज। नई सोच नए जोश के साथ अपने एक और नए मेहमान के साथ। साथियों, आप जानते हैं कि इससे पहले हमने जब आपको अपने और मेहमानों से मिलवाया था तो हमारे मन में ये बात उठती थी कि पता नहीं शहर की आवाज शहर के लोगों को कहां तक पसंद आएगा। आप उसे सराहेंगे या आप उसे खारिज कर देंगे, ये एक्टिव इंडिया के जहन में अक्सर चलता रहा। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं, हम आपको साधुवाद देते हैं और आपका आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत मनोयोग से हमारी इस कोशिश को शहर की आवाज के रूप में सराहा और स्वीकारा है। आज इसी क्रम में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, 4 हफ्ते पहले हमने शुरू की थी, तब हमने आपको सबसे पहले मिलवाया था पर्यावरणविद और ग्लोबल ग्रीन्स पत्रिका के चीफ एडिटर मनोज श्रीवास्तव से। उसी क्रम में दूसरी बार हम आपके लिए लेकर आए शहर की आवाज के रूप में प्रशांत घोष। डॉक्टर प्रशांत घोष ये नाम जाना पहचाना है और अर्थशास्त्र विभाग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही ये एनसीसी के लेफ्टिनेंट कमांडर भी हैं। इसी क्रम में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी पुष्पा श्रीवास्तव को भी आपसे मिलवाया और इसके बाद हमने साहित्यकार के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार और मुख्य आयकर आयुक्त श्री गिरीश पांडे जी से आपको मिलवाया। इसी क्रम में हमारी कोशिश है कि हम हर बार आपको नए से नए लोगों से मिलवाएं जिन्होंने शहर के लिए तमाम कोशिशें की हैं कि ये दुनिया के आईने में वैसा ही चमचमाता रहे जैसा चमचमाने की इसकी आदत है और इसकी शोहरत किसी और के हिस्से की शोहरत न बन पाए। ये इलाहाबाद की तकदीर है और इसकी तकदीर किसी और के हवाले न की जाए। इसी क्रम में आज हम आपको विज्ञान से सरोकार रखने वाले एक ऐसे युवा से मिलवा रहे हैं जो अपनी कोशिशों से निश्चित रूप से काफी कामयाबी के शिखर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। नाम है डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी कोशिशों से देश में खासा नाम किया है इलाहाबाद का, और वहां से जो भी हासिल करके आते हैं वो शहर को देने में इन्हें कभी कोई गुरेज नहीं रहा है। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर आपने इलाहाबाद को और इलाहाबाद की पहचान को काफी आगे बढ़ाया है। जब जब लौट कर आए हैं इन्होंने इलाहाबाद को जो भी सीख कर आए हैं, इलाहाबाद के विद्यार्थियों को, इलाहाबाद की जनता को, इलाहाबाद के अपने लोगों को बताया और जताया है। इसी क्रम में ये आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। नवांकुरों को विकसित कर रहे हैं, उनका विकास करना इनके जीवन का उद्देश्य है। संजय जी, हम आपका एक्टिव इंडिया टीवी के इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं और आज आप हमारे शहर के लोगों से विज्ञान के वो सारी जानकारियां दें जो आपने अब तक अपने जीवन में अर्जित की है। पुरुषार्थी जी, आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी मेरा अभिवादन। मैं संजय श्रीवास्तव राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में विशेष पर्सन के रूप में कार्य कर रहा हूँ और इलाहाबाद के अजय पब्लिक स्कूल में रसायन शास्त्र का अध्यापक हूँ। मैं पिछले 24 वर्षों से अध्यापक के रूप में विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए काम कर रहा हूँ जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई है और हायर एजुकेशन भी मैंने यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया जी। मेरे विश्वविद्यालय से मैंने बीएड किया है जी। और विज्ञान मेरा इलाहाबाद मेरा कर्म क्षेत्र रहा है और विज्ञान मेरी पूजा रही। संजय जी, आप इलाहाबाद शहर के ही रहने वाले भी हैं? जी, मैं मूल रूप से कौशाम्बी के लोही गांव में पैदा हुआ था, लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ इलाहाबाद में हुई है और यही मेरा कर्म क्षेत्र बन गया है। मैं अगर ऐसे कहूं कि निसंदेह आप इलाहाबाद में ही पैदा हुए हैं, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तब कौशाम्बी का शहर के रूप में अपना कोई अस्तित्व नहीं था। साथियों, दोस्तों, दर्शकों, ये बिल्कुल सच है। ये इलाहाबाद में ही पैदा हुए, इलाहाबाद में इनकी जन्मभूमि है, इलाहाबाद में इनकी कर्मभूमि है और यहाँ से ये दुनिया के नक्शे पर इलाहाबाद को अपने तरीके से ले जाना चाहते हैं। संजय जी, इसी क्रम में ये बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों का भी जानना कि आप जो नासी से जुड़े हुए हैं, इन नासी का हिंदी में क्या नाम है, हमारे दर्शकों को आप अगर बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा, और इसका उद्देश्य क्या है नासी का, और आप जो रिसोर्स पर्सन है, ये रिसोर्स पर्सन कौन सा पद होता है?
देखिए, नासी का मतलब होता है द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया, जी और इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। जी जी देश में 3 अकादमी है, जिसमें से राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी इलाहाबाद सबसे प्राचीनतम है, और इसकी स्थापना 1930 में प्रख्यात वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने की थी। अच्छा अच्छा रिसोर्स पर्सन का वहाँ कोई पद नहीं है। जी रिसोर्स पर्सन के रूप में वहाँ साइंस कम्युनिकेशन प्रोग्राम चलता है, जी जी जिसमें मैं रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर रहा हूँ। रिसोर्स पर्सन का अर्थ होता है संदर्भ व्यक्ति। मैं विज्ञान से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अपने व्याख्यान स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर देश के विभिन्न विद्यालयों में जाकर, विभिन्न संस्थानों में जाकर जी जी देता हूँ, अपने लेक्चर देता हूँ, और उस लेक्चर के माध्यम से जो हमारा उद्देश्य होता है वो खासकर विद्यार्थी वर्ग में विज्ञान का लोकप्रियकरण करना, और जो हमारी सामयिक समस्याएं होती हैं, जो हमारे आसपास की समस्याएं होती हैं, उन पे चिंतन और मनन करना। संजय जी, ये जो नासी है ये किस मंत्रालय से संचालित होता है, और क्या ये सभी शहरों में शहर के स्तर पर होता है या मंडलीय स्तर पर ये सारे जगहों पर पाया जाता है? नासी का जो कार्यालय है नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य कर रहा है नासी, जी जी और इसकी कहीं कोई ब्रांच नहीं है। ये इंडिया में इकलौता संस्थान है। जी यहाँ इसके इस संस्थान में डॉक्टर नीरज कुमार इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। जी जी उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम है जी जो विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए, जी जी विज्ञान के विभिन्न विषयों पर शोध छात्रों के लिए, जी जी और राष्ट्रीय स्तर पर जो वैज्ञानिक हैं, जो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, नियंत्रण वैज्ञानिक हैं, जी जी उनके लिखे हुए शोध पत्र को वो प्रकाशित करता है, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए वो कार्य करता है। ये विज्ञान जनमानस से उतना नहीं जुड़ा है जितना कि साहित्य जुड़ा हुआ है। आपने ये महसूस भी किया होगा, साहित्य के प्रति अंदर से एक जैसे आत्म चेतना जागृत हो जाती है, विज्ञान के प्रति एक भय भी रहता है। और आप विज्ञान के शिक्षक भी हैं, आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, साहित्य के गलियारे में भी हमें पता है कि आपकी खासी दखल है। आपने साहित्य के क्षेत्र में क्या किया है ऐसा जो आपको लगता हो कि हमारे दर्शकों को या युवा पीढ़ी को बताया जाना बहुत जरूरी है? ये सच है प्रशांत जी कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, और विज्ञान के साथ साहित्य भी मेरे अंदर समाया हुआ है। और मैं प्रारंभ से ही जब मैं 6वीं और 7वीं क्लास में पढ़ता था तब मैं कविताएं लिखता था, और इस स्थिति में ये नहीं निश्चित था कि मैं आगे मेरा भविष्य विज्ञान के क्षेत्र में होगा या साहित्य के क्षेत्र में होगा, लेकिन मुझे साहित्य में बहुत रुचि थी। और जब मैं 10th और 11th स्तर पर आया तो मेरी लिखी हुई रचनाएं प्रकाशित हुई, उससे मुझे थोड़ा संबंध मिला, मेरा हौसला बढ़ा, और मैं कविताएं लिखने लगा, कहानी, नाटक करता। ये मेरे आकाशवाणी से लिखे हुए नाटक प्रसारित होते थे। और लेकिन जब करियर की बात आती है कि भविष्य हमें किस क्षेत्र में अपना करना है, तो फिर हमने विज्ञान को चुना। तो फिर मैंने व्यक्तिगत रूप से ये पाया कि साहित्य और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी जी साहित्य का संबंध आत्मा से है, जी जी तो विज्ञान का संबंध भी कहीं न कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। साहित्य को हम महसूस करते हैं और विज्ञान को ही व्यक्त करते हैं। जी 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 नवीन दूरी प्रकाशित जब हम हायर एजुकेशन में हमने देखा तो उसमें हमने ये देखा कि अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को जी जब हम करके दिखाते हैं, बच्चों को कोई विज्ञान का हमें सिद्धांत समझाना होता है, तो उस सिद्धांत को जब हम प्रैक्टिस के रूप में करके दिखाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से बच्चे उसको ग्रहण कर लेते हैं। जी 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 और जबकि अगर उसको हम क्लास में जो टीचिंग करते हैं तो क्लास की टीचिंग बच्चों को उतनी ग्रह नहीं होती जितनी ग्रह हम आसानी से उसको प्रैक्टिकल के रूप में करा सकते हैं। तो वो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संजय जी, अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 2010 और 11 का आपको राज्य विज्ञान शिक्षक का अवार्ड दिया गया। ये कैसे मिलता है और आपको
किन उपलब्धियों को और कितने दिनों की उपलब्धियों के आधार पर दिया गया है, हमारे दर्शकों को ये बताइए। पुरुषार्थी जी, ये जो राज्य विज्ञान शिक्षक का अवार्ड मुझे विगत में मिला है, जी जी, ये विगत एक दशक में जो हमने विद्यार्थियों के लिए काम किया, जी उनमें विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए हमने काम किया, उनमें विज्ञान की अभिरुचि उत्पन्न की, जी जी, और क्लास टीचिंग के अलावा जो हम लोग कक्षा में पढ़ाते हैं उसके अलावा जी जी, जो हमने उनके अंदर वैज्ञानिक गतिविधियों में उनको इन्वॉल्व किया, जी जी, उसके लिए राज्य सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें राज्य विज्ञान शिक्षक का ये अवार्ड दिया। जी जी, और इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये विज्ञान के क्षेत्र में जो मेरा योगदान है, जी जी, इसको मैं ये अपना एक समर्पण मानता हूँ विज्ञान के लिए। लेकिन ये समर्पण सिर्फ इस तरह से है, जैसे जब लंका को जीतने के लिए भगवान राम ने पुल का निर्माण किया था, जी जी, तो उनकी जो सेना थी, वानर की सेना थी, और जो उनके साथ लोग थे, उन्होंने अपनी तरह से योगदान दिया। जी जी, लेकिन एक गिलहरी थी जो अपने सामर्थ्य के अनुसार जी जी, रेत के टुकड़ों को अपनी पीठ में लपेट कर लाती थी और पुल जहाँ निर्माण हो रहा था वहाँ रेत डाल देती थी। तो धीरे धीरे उसका ये योगदान रहा। मैं अपनी तुलना उसी गिलहरी से करता हूँ कि मैंने जो विज्ञान के लिए जो मेरा सामर्थ्य है, जो विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए, बच्चे में विज्ञान के प्रति जज्बा उत्पन्न करने के लिए, अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए मैं इस गिलहरी की तरह कार्य कर रहा हूँ। और इस योगदान के लिए जब उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझको ये अवार्ड दिया तो मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। और इसके लिए हमारी पूरी टीम, हमारे जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के हमारे साथ वैज्ञानिक जिनके साथ मैं कार्य कर रहा हूँ, हमारे विद्यालय के गो पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, हमारे विद्यार्थी सब, और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि मैं एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। इस उपलब्धि के लिए आप एक्टिव इंडिया टीवी परिवार की भी बधाई स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन आपने अपनी कोशिशों से प्रदेश से जो ये पुरस्कार एक प्रकार से हासिल किया है, ये कहीं न कहीं हमारे युवाओं को, हमारे उन दर्शकों को भी प्रेरित कर रहा होगा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम काम करें तो हमें सफलता मिलनी चाहिए, हमें पुरस्कृत किया जाना चाहिए, और जब हमारा ध्येय ऐसा होगा तो हमें सफलता भी मिलेगी और हम पुरस्कृत भी किए जाएंगे। संजय जी, इसी क्रम में यह भी हमारे दर्शकों का जान लेना जरूरी है कि ये पुरस्कार आपको उत्तर प्रदेश सरकार के किस मंत्रालय के माध्यम से दिया? जी, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया जी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अब्दुल मन्नान ने जी, हमारे साथ देश के 18 और वैज्ञानिक सम्मानित किए गए। जी, जी, बल्कि मैं कहिए कि मैं इनके साथ सम्मानित किया गया, इसलिए मैं गर्व का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। तो आपको ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसके माध्यम से आपको ये अवार्ड दिया गया। इससे पहले आपको किन किन क्षेत्रों में और कहां से किन किन पुरस्कारों और उपाधियों से समालंकृत किया गया, और आपने ऐसा ही अनुभव बार बार किया कि आप बेहतर कर रहे हैं और शहर के लिए, खुद के लिए, दुनिया के लिए और अपनी जिंदगी के लिए यह कामयाबी का नशा आपको चढ़ गया? राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्य कर रही है, उसके द्वारा मुझको नेशनल साइंस टीचर अवार्ड 2009 में मिला था। जी जी, इसके पहले विभिन्न संस्थाओं द्वारा जी, विज्ञान सक्रिय सम्मान, जी जी, विज्ञान रत्न, जी जी, बेस्ट टाइम टीचर अवार्ड, जी जी, इस तरह के कई पुरस्कार और अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। जी जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रसाद जी कि मेरा जो काम करने का उद्देश्य है विज्ञान के प्रति, वो अवार्ड पाना नहीं है। मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हूँ और कर्तव्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। अवार्ड के मिलना या न मिलना वो अलग चीज है, लेकिन इसके पहले भी मुझे कई अवार्ड मिल चुके हैं। जी जी जी, देखिए, आपकी कर्तव्य परायणता, आपकी क्रियाशीलता ही हमारे सभी युवाओं में कहीं न कहीं प्रेरणा का स्रोत बनता है। मेरे प्रश्न करने का यह बिल्कुल मतलब नहीं था कि आप अवार्ड के लिए काम करते हैं। हम अपने दर्शकों में जो युवा बैठे हुए हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, उनके लिए हमारी ये बात थी कि
वो अवार्ड पाए, वो कामयाब हों और उसके लिए आप जैसा प्रेरक व्यक्तित्व शहर की आवाज जैसे अहम कार्यक्रम के माध्यम से अगर उनको कोई मैसेज दे रहा है तो वो प्रेरित हों और वो भी दूसरे संजय श्रीवास्तव के रूप में शहर का नाम करें, आपका प्रतिनिधित्व करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था। इसी क्रम में हमारा एक और मकसद है कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में संजय जी आप विज्ञान को कैसे जोड़ पाते हैं और इस फोरम पर आपने क्या क्या काम किया है। जैसे कि नदी संरक्षण पर अगर आए तो रिवर हेल्थ इंडेक्स RHI पर मुझे पता है कि आपने विज्ञान के हवाले से ये काम किया है। तो ये RHI क्या था, रिवर हेल्थ इंडेक्स क्या था और नदी संरक्षण पे किस नदी विशेष पर आपका ये विशेष काम है। तो सारथी जी, ये पर्यावरण के लिए इलाहाबाद की जो नदियां हैं गंगा और यमुना, उस पर हम अपने विद्यार्थियों के माध्यम से काम कर रहे थे, क्योंकि गंगा और यमुना की जो वाटर क्वालिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही थी और उसमें बहुत से हमने देखा कि वाटर टेस्टिंग जब हमने लैब में किया गंगा और यमुना की, तो हमने पाया कि उसमें बहुत से कंटामिनेंट्स मिल गए हैं, प्रदूषक मिल गए हैं, जिससे जो उसका स्तर जाना जाता था गंगा जल और यमुना जल का, वो नहीं पाया हमने टेस्टिंग में। इसी क्रम में हमारी ग्लोबल ग्रीन के प्रधान संपादक मनोज श्रीवास्तव जी से मुलाकात की और उनको हमने अपने विद्यार्थियों से मिलवाया और उन्होंने काफी प्रेरित किया कि अगर इस तरह से कार्य कर रहे हैं बच्चे तो वो इस काम को आगे बढ़े। अच्छा, महज सहयोग की बात है तो उन्हीं दिनों राजीव अग्रवाल जी यहाँ जिलाधीश थे, जिलाधिकारी थे और वो उन्होंने बच्चों के इस प्रयास को देखा कि बच्चे हमारे हर संडे को जाते थे। हम लोग 15-20 के ग्रुप में वहाँ हर संडे को जाकर नदी के किनारे, गंगा और यमुना दोनों नदी के किनारे हम लोग सफाई किया करते थे और प्रदूषण के उन कारणों को हम लोग ढूंढते थे जिससे जल का स्तर धीरे धीरे न्यूनतम होता जा रहा है। तो हमको एक प्रोत्साहन मिला जिलाधिकारी महोदय से, दूसरा मनोज जी की टीम से और उन्होंने फिर उन बाल वैज्ञानिकों का जो हमारे साथ काम कर रहे थे वो एक प्रोजेक्ट बना रहे थे क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ गंगा एंड यमुना। तो सैंपल फिर हम लोग ले आए और जिलाधीश महोदय के, जिलाधिकारी महोदय के प्रेरणा से हम लोग हर संडे को वहाँ जाके सफाई करते थे और वहाँ के लोगों को हम जागरूक करते थे। जागरूक का माध्यम इस तरह से था कि हम लोग कॉन्टेक्ट लाते थे कि गंगा जल को वो कैसे निर्मल रखें, कैसे स्वच्छ रखें। वो जो पॉलीथीन ले जाते थे उसके लिए वो पॉलीथीन न ले जाए और हमने जिले स्तर पर एक प्रतियोगिता कराई, निबंध प्रतियोगिता कराई, जिसमें यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने भी प्रतिभाग किया और वो कार्यक्रम हमारा निबंध प्रतियोगिता जो है काफी बेहतरीन रहा और उसके समापन पर हमने 15 विद्यार्थियों का चयन किया जिनको यमुना प्रतिभा सम्मान हमने ग्लोबल ग्रीन के माध्यम से दिलाया। तो यहाँ तो गंगा भी है, तो गंगा के बारे में क्यों नहीं आपने? हाँ, हम लोग गंगा पे भी काम कर रहे हैं। यमुना प्रतिभा सम्मान इसलिए हम लोगों ने किया कि उस समय हम रिवर हेल्थ इंडेक्स को भी ग्लोबल ग्रीन के माध्यम से और UNDP के माध्यम से कार्य कर रहे थे, जो जिसका मुख्य कार्य अभी यमुना कर रही है और वो गंगा के लिए भी काम कर रहे हैं। इसलिए हमने वहाँ यमुना पद पर हमने ये कार्यक्रम रखा बड़े स्तर पे और उसमें हमने एक समान विचारधारा के जो लोग नदी कंजर्वेशन, रिवर कंजर्वेशन के लिए जो काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को हमने इकट्ठा किया और BHU के वाइस चांसलर को भी हमने इसी विचारधारा के क्रम में, क्योंकि वो भी नदी संरक्षण को बहुत प्रबल समर्थक हैं, माननीय न्यायमूर्ति अरुण टंडन जी जो नदियों के लिए खाता काम कर रहे हैं और उनकी काफी चिंता है, उनके माध्यम उनके कंधे से हमने उनको सम्मानित कराया और इन 15 बच्चों को भी उनसे सम्मानित कराया गया जिससे वो मोटिवेट हो, उनको प्रेरणा मिले और वो नदियों के जल संरक्षण के लिए काम कर सके। बहुत अच्छी बात। तो ये उपलब्धि रही हमारी। उपलब्धि हम तो इसमें कहेंगे कि हम उन बाल वैज्ञानिकों को जो एक छोटा प्रोजेक्ट लेके चले थे उनको हमने आजीवन का प्रोजेक्ट दे दिया और उनको हमने एक शपथ दिलाई कि वो जब भी उनको समय मिलेगा वो यहाँ आकर गंगा तट से सफाई करेंगी और वो अभी भी हमें ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि वो अभी भी ये कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में संजय जी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्था से जुड़े हुए हैं,
आपने किताबें भी लिखी होंगी, तो आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? एक पुस्तक में मनीष श्रीवास्तव जी के साथ संयुक्त रूप से मैंने लिखा है। जी जी जी। और वो पर्यावरण प्रदूषण के खतरे जो पुस्तक है वो विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय रही, क्योंकि उसको हमने पर्यावरण के जितने भी आयाम होते हैं जी जी। उन सबको हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया। और वो पुस्तक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रही, क्योंकि वो हिंदी की एक विज्ञान में, खासकर पर्यावरण में हिंदी की लिखी हुई ऐसी पुस्तक है जो बहुत सरल शब्दों में लिखी गई है, बहुत आम भाषा में लिखी गई है और वो विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण का पर्याप्त ज्ञान देने में सक्षम है। जो नासिक में गंगा गैलरी निर्मित की गई है, ये इलाहाबाद के बच्चे इससे कैसे लाभान्वित हों, सहज रूप से वो कैसे नासिक के गंगा गैलरी से जुड़ सकते हैं? आप इसमें बच्चों का क्या योगदान, कैसे योगदान कर सकते हैं? नासिक में जो गंगा गैलरी का उद्घाटन अभी माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर पवन बंसल जी ने किया था 15 अप्रैल को। जी जी। और जो गंगा गैलरी बनी है वो इस प्रेरणा से बनी है कि हम लोग गंगा को, क्योंकि इलाहाबाद जो है संगम के लिए, गंगा के लिए जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। और गंगा का महत्व किसी से छिपा नहीं, हर व्यक्ति गंगा के महत्व को जान रहा है। जी जी। और केवल प्रदेश में नहीं, राष्ट्र में नहीं, बल्कि विश्व में गंगा के महत्व को सब लोग जानते हैं और जिसके लिए इलाहाबाद जाना जाता है। तो हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, हमारे जो बाल वैज्ञानिक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनका कर्तव्य है कि गंगा के अस्तित्व को बनाए रखने में अपना योगदान दें। अब वो गंगा के अस्तित्व को तभी बनाए रख सकते हैं जब ये जाने कि गंगा का इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। गंगा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है और गंगा उद्गम से संगम तक उसकी क्या महत्व है। ठीक बात है। गंगा गैलरी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का बहुत दिनों से स्वप्न रहा है जी जी। कि नदियों के रिवर कंजर्वेशन के क्रम में गंगा के महत्व से, गंगा की वैज्ञानिक महत्व से लोगों को अवगत कराए, खासकर विद्यार्थियों के लिए। इसके लिए उन्होंने एक गंगा गैलरी की स्थापना की है। और सब बताएं आपको प्रसादी की गंगा गैलरी बहुत ही अद्भुत है नासिक की, ये दर्शनीय है, सभी को देखना चाहिए। इसमें पूरा गंगा का इतिहास, प्रमुख इतिहास दिखाया गया है और उसको विजुअल में इस तरह से दिखाया गया है कि विद्यार्थी उसके बारे में, गंगा के बारे में सारी चीजें जान सकते हैं। और जब उनके महत्व को जानेंगे तो निश्चय ही वो प्रेरित होंगे कि उसके अस्तित्व को इलाहाबाद में अपने व्यक्तिगत योगदान से कैसे बचाए रख सकते। गंगा गैलरी देखने का जो समय है वो कब से कब तक है, ये भी इसी क्रम में हमारे दर्शकों को बताएं तो ज्यादा। गंगा गैलरी प्रतिदिन 10 बजे से 5 बजे तक आम दर्शकों के लिए खुली रहती है। जी जी जी। विज्ञान के विद्यार्थियों नहीं बल्कि सभी विद्यार्थियों के लिए और इलाहाबाद के विद्यालयों के लिए इसमें जो उनका स्वागत है। 10 से 5 तक वो कभी भी आकर ग्रुप में देख सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर स्कूल से जब ग्रुप में बच्चे आते हैं तो उनको स्पेशल कंसेशन दिया जाता है। अच्छा। और वो गंगा गैलरी के केवल मंडे को ये बंद रहती है। कंसेशन मतलब टिकट लगता है? हाँ, टिकट लगता है। ये भी किसको टिकट लगता है तो उसको मेंटेनेंस के लिए उसका अलग से वो है, लेकिन बहुत ही मामूली उसका चार्ज है और वो सबके लिए पॉसिबल है। दर्शकों, आप देख रहे हैं शहर की आवाज। अब इसी क्रम में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के ठीक बाद हम आएंगे और आपसे फिर संजय श्रीवास्तव से मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहें शहर की आवाज। मैं यूं गया और यूं। You are watching Active India चैनल। नई सोच, नया जोश। शहर की चिकित्सा व्यवस्था, इलाज की संभावनाएं, समस्याएं और डॉक्टरी समाधान का ताना बाना लिए हुए पेश है हमारा स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर। स्वास्थ्य परिचर्चा की हर कड़ी में जहां होंगे हर बार एक नए विषय विशेषज्ञ, उनके अनुभव, सुझाव, समाधान। तो घर बैठे आप हो सकते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सजग। जानेंगे क्यों और कितने फिट या अनफिट हैं आप।
तो देखना न भूलें हमारा स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर हर शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रिपीट टेलीकास्ट रविवार दोपहर 1:30 बजे। एक बार फिर नमस्कार उन सारे दर्शकों का जो अभी अभी अपने अपने टीवी सेट से जुड़े हैं और देख रहे हैं शहर की आवाज। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आपको जोड़ रहे हैं अपने आज के मेहमान श्री संजय श्रीवास्तव से, जो कि एक युवा वैज्ञानिक हैं। हम अपने दर्शकों को इस तरह भी जोड़ना चाहते हैं कि हयाद यही, मध्य यही, अंत यही है, दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, आवाज शहर की, जरूरत है बहुत आज, इसलिए सुनिए जरा ध्यान से ये आवाज शहर की। संजय जी, इसी क्रम में हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि आप राष्ट्रीय दौरों पर बहुत हमें दिखते हैं, प्रांतीय दौरों पर आप बहुत दिखते हैं, ये दौरे आप किस उद्देश्य से करते हैं? तो सरती जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति विज्ञान के लिए कार्य करे वो वैज्ञानिक है। और वैज्ञानिक प्रवृत्तियां तो मुझे हैं, साथ साथ मैं एक विज्ञान अध्यापक भी हूँ। जी जी जी। और मैं विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए क्योंकि नासा से भी जुड़ा हुआ हूँ और प्राइवेट पब्लिक स्कूल से मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। जी जी। तो मुझे अपने व्याख्यान देने के लिए प्रदेश के और बल्कि राष्ट्र के विभिन्न जिले में हमें अपने व्याख्यान के लिए जाना पड़ता है। जी जी। और वो व्याख्यान का जो हमारा विषय होता है वो मूलतः विज्ञान की जो हमारी सामयिक समस्याएं हैं कैसे संबंधित होता है। मूलतः हम जल पर, सॉइल पर, मृदा पर और वायु पर, ये जो तीनों प्रदूषण है और पर्यावरण पे हम काम करते हैं। और ग्लोबल ग्रीन के माध्यम से भी हमने ये एज ए रिसोर्स पर्सन, एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विभिन्न व्याख्यान विभिन्न जिलों में दिए। संजय जी, एक और जानकारी हमारे दर्शकों को मिल जाए तो बेहतर होगा कि ये नासी का डीएनए क्लब क्या है और ये क्या काम करता है? डीएनए क्लब का मतलब हुआ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल रिसोर्सेज अवेयरनेस क्लब। जी जी जी। ये डीबीटी में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में साइंस एकेडमी के माध्यम से, नेशनल साइंस एकेडमी के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 25 विद्यालयों का चयन किया है, जिसमें इलाहाबाद से कौगू पब्लिक स्कूल एक मध्य विद्यालय है जिसका चयन डीबीटी ने किया है। इसका डीएनए का मूल उद्देश्य ये है कि हम आम जनता को विद्यार्थियों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति सजग करें। इलाहाबाद में हम पर्यावरण के प्रति बच्चों में एक वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके माध्यम से हम रैली निकालते हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं करते हैं, जिससे वो खासकर इलाहाबाद में जो पर्यावरण है उसके प्रति वो सोचें और उसके निदान के लिए संकल्पबद्ध हों। इसी क्रम में हमने जैसा कि आपको इससे पहले बताया कि नदियों के संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। जी जी। जल संरक्षण के लिए हमने काम किया है। और इलाहाबाद में जो कन्या भ्रूण हत्या, जी जी जी, ये जागरूकता कार्यक्रम था हमारा, जो हमने डीएनए क्लब के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि समाज में कन्या बालक और बालिका में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो हमने अलग जगाई और हमें प्रशासन से भी बहुत सहयोग मिला और खासकर हमारे मैनेजमेंट से, विद्यार्थियों से बहुत सहयोग मिला। दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों में और आम जनता में जी जी हम ये सोच विकसित करने में कामयाब रहे कि लड़की और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता। और ये हमारा जो एक क्रम चला था कन्या भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को जागरूक करने का, उसमें हम बहुत सफल रहे। दूसरा फिर हमने जल संरक्षण के लिए लिया, तो लोगों को हम बताएं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जल को कैसे हम वेस्टेज करते हैं और आने वाले समय में जल का क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए। साथ ही देखिए, जल का बहुत सीमित संसाधन हमारे पास है और जितना जल है उसका केवल 3% हमारा पानी पीने योग्य है। बिल्कुल ठीक है। बाकी 97% पानी ऐसा है जिसको हम पी नहीं सकते। ठीक है। तो इस 3% पानी के लिए हम अपने विद्यार्थियों के माध्यम से जगह जगह सभाएं करके लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे एक एक बूंद पानी को बचाएं। एक एक बूंद पानी हमारा अमृत के समान है। हम नहाने में जहाँ नल खोल देते हैं और पानी 2500 बाल्टी पानी बह जाता है और हम उसमें से 10 5 नल नहाते हैं। ठीक बात। तो एक उसका हमने लोगों का ध्यान आकर्षित किया
कि ये जो वाटर वेस्टेज हो रहा है, जी। जगह जगह जो पूरे शहर में नल टोटी लीकेज होती है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया कि अगर आप एक दिन में इतना पानी बहेगा तो पूरे महीने में कितना पानी बह जाएगा। जी जी हमारे इलाहाबाद में बहुत सी बस्ती ऐसी है, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ लोग मीलों दूर से पानी लाते हैं और उनको पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जी तो ऐसे लोगों को पानी मिले, इसके लिए हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, अपने पूरे समाज के स्तर पर जागरूक करने की जरूरत है और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम आपको साथियों से बता दें कि अपने इस प्रयास में जी वही गिलहरी वाला हमारा प्रयास है, जी। लेकिन अपने इस प्रयास में हम बहुत सफल रहे और इस क्षेत्र का अगर हमने दोबारा दौरा किया तो हमने देखा कि वहाँ की पेटियां लीक नहीं कर रही थी। लोग अपने पास से चंदा लगाकर उन पेटियों को उन्होंने पब्लिक नल के सही करा दिया था। जी जी और जो लोग 10-20 बाल्टी पानी बहा देते थे, वो लोग अब 1-2 बाल्टी पानी से अपना काम चला ले रहे हैं। बाल्टी मतलब कुल मिलाकर वो वाटर को वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। जल की इस मूल्य को हमने इलाहाबाद के लोगों को जानने के लिए अपने बाल वैज्ञानिकों के माध्यम से ये कार्य किया है। दर्शकों, आपने देखा संजय जी वो बता रहे हैं कि बूंद बूंद बचानी है, तभी हमारी प्यास हमारे हक में हमारे हलक को सुखा कर पाएगी और सूखने से बचा पाएगी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, आपने नाम सुना होगा आबिद सूरती का, जो कि बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं। वो भी एक बार अपने इसी मुहिम पर आगे चले थे और उन्होंने कहा था कि बॉम्बे में हमारे पास इलाहाबाद वालों की तरह गंगा और यमुना तो नहीं है, हमारे पास समुद्र है, हम समुद्र का संरक्षण नहीं कर सकते, आइए हम बूंद को बचाने की एक कोशिश करते हैं। और उन्होंने बूंद बचाने के लिए एक प्लम्बर अपने साथ रखा और एक युवा लड़की को अपने साथ रखा और साथ लेकर प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन वहां जाते थे, घर घर में पहुंचते थे और ये बताते थे कि यदि आपके घर में कहीं पर भी टॉयलेट में, किचन में, बाथरूम में यदि कोई भी नल की टूटी खराब है और उससे कोई बूंद टपक रही है तो मैं उसको ठीक कराना चाहता हूं, क्योंकि पानी बचाना बहुत जरूरी है। समुद्र हमारे पास है, लेकिन समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि हम उसे पी नहीं सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सारे लोगों ने आबिद सूरती जी का बहुत बहुत सपोर्ट किया और लास्टली आप सभी लोग जानते हैं दर्शकों, आप सभी के पसंदीदा अभिनेता शाहरुख खान ने उनकी इस कोशिश को सराहा और उनके पास एक SMS भेजा और ये कहा कि आपकी इस कोशिश से कोई प्रेरित हो या ना हो, मैं शाहरुख खान बहुत प्रेरित हुआ। उनको जब ये मैसेज मिला तो उन्होंने कहा कि देश दुनिया में इतना व्यस्त रहने वाला आदमी यदि मुझे 5 मिनट का समय लगाकर मैसेज करता है तो यकीनन पानी की बूंद बचाने का काम मैंने अपने जीवन में सारे कामों में सबसे बेहतर किया है। संजय जी, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है बूंद बचाने का, और बूंद बचाना ही जरूरी है। अगर हम बूंद बूंद की हर क्षेत्र में चिंता करेंगे तो हमारे पास कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। संरक्षण हमारा वाकई दायित्व होना चाहिए और इसकी हमारे पास समझ होनी चाहिए। इसी क्रम में संजय जी एक और बहुत अच्छा प्रश्न है जिससे हमारे दर्शकों को खासा लाभ मिलेगा, और वो ये है कि ध्वनि प्रदूषण जो आप देख रहे हैं पूरे देश दुनिया में बहुत है और हमारे शहर में भी कम नहीं है इलाहाबाद में। और ध्वनि प्रदूषण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और उससे क्या खतरे हैं हमारे शहर के लोगों को, हमारी जनता को, हमारे युवाओं को, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो हमें लगता है कि इससे खासे लाभान्वित होंगे शहर की आवाज के हमारे वो दर्शक जो इससे जुड़े हैं और जो देख रहे हैं। देखने के बाद अपने आसपास के लोगों को बताएंगे कि हमें ध्वनि का कितनी नियंत्रण में प्रयोग करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण जो है हमारी वो आज की सामयिक समस्या है। और आप देखिए कि शादी ब्याह में, बारात वगैरह में जी, जो लाउड स्पीकर वगैरह बजाए जाते हैं, जी जी उससे भी ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। जी। और बाइक वगैरह में, मोटर वाहन वगैरह चलाने में जी। जो हॉर्न बजते हैं उसमें भी एक लिमिट से ज्यादा शोर हो रहा है। जी तो जब हम किसी व्यस्त चौराहे से निकलते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ मोटर गाड़ियों और वाहनों के उससे हॉर्न से हमको विभिन्न ध्वनियां सुनाई देती हैं। लेकिन हम आपको प्रसारकों को बताएं कि हमारे कान की श्रवण क्षमता जो होती है निश्चित होती है। उस श्रवण क्षमता से अधिक या उस पर्टिकुलर डेसिबल से अधिक अगर हम ध्वनि को सुनते हैं
तो हमारे कानों के लिए हानिकारक होते हैं। और धीरे धीरे अगर इसी तरह हम आगे होते रहे तो हमें कम सुनाई देने लगेगा और ये बहरेपन की समस्या तक की हद तक जा सकता है। इसलिए इस पे चिंतन और मनन की जरूरत है। इसलिए युवाओं को खासकर जागरूक करने की जरूरत है कि वो अपनी गाड़ियों में, बाइक में पैसा धन न लगवाएं। और प्रशासन को भी थोड़ा सख्त होने की जरूरत है कि वो ऐसे लोगों के प्रति सख्त कानूनी कार्रवाई करे। एक निश्चित समय के बाद अगर बैंड बाजा और उस तरह से बारात में शोरगुल होता है उसको भी हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये प्रशासन के नियंत्रण की बात नहीं है। प्रशासन तो अपना काम करेगा, जब तक हम लोग व्यक्तिगत रूप से जागरूक नहीं होंगे तब तक इस समस्या का निदान संभव नहीं है। ये आपने सुना दर्शकों, साहित्यकार ने भी लिखा है और उसे भी चिंता है कि एक गीत लिखना है, गाकर सुनाना है, गीतों के दौर थम गए, शोर का जमाना है। शोर से हर आदमी परेशान है और उसकी परेशानी का निदान भी हर आदमी से ही निकलता है। इसलिए हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि शोर को उतना ही करें जिससे आप भी बाधित न हो और आपके आसपास का माहौल भी बाधित न हो। संजय जी, इसी क्रम में एक और अच्छा सा और ज्ञानवर्धक सवाल है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचना चाहिए, आपके विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या चीज है और इसमें विद्यार्थियों को कैसे आप प्रतिभागी बनाते हैं और इसके माध्यम से उनको किन क्षेत्रों में आप सहायता प्रदान करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा तुषार जी, क्योंकि जिन बाल वैज्ञानिकों की वजह से, जिन विद्यार्थियों की वजह से आज यहाँ हम आपके साथ बैठे हुए हैं, अगर उनके संबंध में बात न की जाए तो ये परिचर्चा अधूरी रहेगी। नहीं, देखिए, हमारे तो कार्यक्रम का ये उद्देश्य ही है कि हम जिस लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग शहर की आवाज नहीं, आप देश की आवाज बने। हमारी शुभकामनाएं, हमारे एक्टिव इंडिया परिवार की शुभकामनाएं हैं, परंतु हमारी ये कोशिश जरूर रहती है कि हम अपने इस निर्धारित समय के अंदर अधिक से अधिक वे जानकारियां अपनी शहर की आवाज के दर्शकों तक पहुंचाएं। इसी क्रम में मैंने ये प्रश्न किया है। आपको प्रश्न बेहतर लगा, इसके लिए आपका धन्यवाद। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये प्रतिवर्ष होने वाली एक गतिविधि है जो ऐसे विद्यालय जो 12 तक हैं या जूनियर हाई स्कूल तक हैं, सभी विद्यालयों में ये होता है। ये राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद का एक कार्यक्रम है जिसमें इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित कर सकें। अब अगर बालक या बालिका क्लास 6 में 7 में पढ़ रहा है वो वैज्ञानिक नहीं होगा, लेकिन वो आसपास की उसकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान के लिए वो जो पहल करेगा और उसका जो वैज्ञानिक निदान बताएगा वो उसमें एक वैज्ञानिक सोच विकसित करने में वो सफल रहेगा। और राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस जनपद स्तर पे, नोडल स्तर पे, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर 4 चरणों में होता है। पहले तो इसके प्रतिवर्ष एक निश्चित अवधि में विद्यालय स्तर पर सभी विद्यालय अपने यहाँ कार्यक्रम कर रखते हैं। बच्चों को विभिन्न विषयों पर ये विषय जो है हर साल निर्धारित होते हैं। विभिन्न, जैसे इस बार का विषय हमारा है लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज तो बहुत व्यापक विषय है, इसमें जल, मृदा और वायु सब आ जाते हैं। लैंड रिसोर्सेज पे उनको जो अपनी आसपास की समस्याएं हैं उनके प्रोजेक्ट बनाना था और उन प्रोजेक्ट में उन समस्याओं के बारे में अपने वैज्ञानिक निदान भी बताने थे। हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, जैसे अगर हमारा गंगा या यमुना का जो पानी प्रदूषित हो रहा है तो उसके मूल कारण में अगर हम जाएं तो एक जो पूरे शहर का पानी है वो मल मूल ये सब विसर्जित हुआ पानी वो कैसे वहां पहुंचता है। तो एसटीपी हमारे शहर में लगे हुए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन क्या उसका पूरा ईमानदारी से पालन हो रहा है? जितने नाले हैं क्या वो गंगा में जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो फिर गंगा का पानी क्यों प्रदूषित हो रहा है? ठीक बात है। इस पर हमारे बाल वैज्ञानिकों ने चिंतन किया और उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया
और उनका प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर तक रिकॉग्नाइज किया गया। जी जी और वहाँ हम आपको बताएं कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश से लगभग 600 बाल वैज्ञानिक आते हैं, जी। जो हर प्रदेश से चयनित होकर आते हैं। जी जी और उनमें उनकी इस सोच को काफी सराहा गया जी। कि एक 15 साल का बच्चा अगर अपने जिले के नदी के बारे में सोच रहा है, ठीक बात है, तो ये नदी तो हमारे आसपास से जुड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर भी उसमें उस बच्चे ने उस नदी के प्रदूषण के स्तर को कैसे कम किया जाए, इस पे काम किया 6 महीने तक। ठीक बात तो ये उसकी वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। जी जी तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करें और वो अपने आसपास की समस्याओं के निदान के लिए वैज्ञानिक उपचार हमें बताएं। जी जी हम ये नहीं देखते कि उन्होंने जो निदान बताया वो निदान किस स्तर का। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक जूनियर वर्ग, एक सीनियर वर्ग, जिसमें 10 से 17 साल की आयु के बच्चे भाग ले सकते हैं। ठीक बात। जूनियर वर्ग में 10 से 14 वर्ष और सीनियर वर्ग में 14 से 17 वर्ष के बच्चे होते हैं। पूरे प्रदेश के विद्यालयों को हम लोग 42 बाल वैज्ञानिकों का चयन करते हैं, जी जी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा करते हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हर साल 27 से 31 दिसंबर के बीच अच्छा प्रदेश के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। जी जी जैसे इस बार 27 से 31 दिसंबर के बीच हमारे इलाहाबाद के बाल वैज्ञानिक जयपुर जाएंगे, जी। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए जी। ये 42 बाल वैज्ञानिक जो विभिन्न जनपदों के विभिन्न विद्यालयों से चयनित होकर आए हैं, जी। वो अपनी समस्याओं का, अपनी पर्यावरणीय समस्याओं का, अपने आसपास की समस्याओं का जी, जी। वैज्ञानिक निदान प्रस्तुत करेंगे और ये उनका शोध पत्र होगा। खासी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। संजय जी, आप जिस तरह से एक ये मुहिम चला रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं, लंबे अरसे से कर रहे हैं कि आप बाल वैज्ञानिकों को नई नई पौध के रूप में पैदा करें, उनके अंदर विज्ञान के प्रति प्रेम पैदा हो, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में स्वयं लगाव हो। ये तो अच्छी बात है कि जो विद्यार्थी विज्ञान के हैं, जो आपके विद्यालय के हैं या किसी न किसी विद्यालय के हैं और आपसे उनका तादाद में स्थापित हो जाता है, वो तो उस क्षेत्र में पहुंच ही जाएंगे, पहुंच ही गए हैं। लेकिन आम जनमानस, जैसे हमारे दर्शक हैं, वो देख रहे हैं, वो भी चाहते हो कि हमारा बच्चा भी बाल वैज्ञानिक बने, परंतु वो विज्ञान का विषय देखते ही घबरा जाता है। तो आम जनमानस में विज्ञान कैसे प्रेम का विषय बने, यह एक आवश्यक मुद्दा है। और इस पर अगर आप थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि विज्ञान कैसे जन जन तक पहुंच जाए। देखिए प्रशांति जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से वैज्ञानिक नहीं होता। जी वैज्ञानिक वो है जो विज्ञान के बारे में सोचे, ठीक है, जिसके अंदर ये प्रश्न आए क्यों और कैसे। ठीक है, जब व्यक्ति में ये लालसा आ जाएगी कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ ठीक है। और इसके पीछे क्या कारण है, जी जब ये हम इतना जान सकते हैं तो हम वैज्ञानिक बन गए। इसको जानने के लिए जो हमारे मन में एक उत्सुकता होगी, जी उत्सुकता के लिए हम प्रयास करेंगे ठीक है, और इस उत्सुकता के प्रयास के फलस्वरूप जो हमें उत्तर मिलेगा वो वैज्ञानिक सोच होगी। ठीक है, और वहीं से हमारे अंदर विज्ञान की लालसा अपने आप जन्म ले लेगी जी। और हम हर चीज में क्या और कैसे खोजना शुरू कर देंगे। जी 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 और इससे न केवल विद्यार्थी ही नहीं, वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि आम व्यक्ति भी जी जी इस विज्ञान का आनंद ले सकता है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं जी, है। जी। इसको हर चीज में विज्ञान नजर आएगा। जी जी। संजय जी, एक और बहुत अच्छी और बहुत आवश्यक बात है, और वो ये कि जैसे कि हमने देखा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में भी आप अक्सर टेस्ट करते रहते हैं, जल परीक्षण करते रहते हैं, ऑयल की टेस्टिंग करते रहते हैं, मिल्क टेस्टिंग करते रहते हैं। ये टेस्टिंग करने के बाद आप जब पता पा जाते हैं कि ये चीज खराब है, तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये हमारे सामने एक समस्या बनकर आती है। हमारा जनमानस जो, हमारे दर्शक जो हैं, अगर उनको ये पता भी लग जाए कि नहीं साहब ये खराब है, लेकिन उनको हर जगह वही खराब मिलेगा, तो वो खुद ये जानने की कोशिश करें, टेस्ट करने की उनके अंदर ये सामर्थ्य पैदा हो कि वो जानने के लिए, टेस्ट करने के लिए वो सारे इंस्ट्रूमेंट उन तक पहुंच जाएं, वो खुद परचेज करें और इतने जागरूक हों
इसके लिए आप उनको कैसे मार्गदर्शन देंगे और वो स्वयं इस बात को जानने लगे कि हमें हर चीज का परीक्षण करने के बाद ही उसको ग्रहण करना चाहिए? हाँ, देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आई है जी। और खासकर त्योहारों के अवसर पर हम लोग देखते हैं कि दूध में, खोआ में और मिठाइयों में मिलावट की जाती है जी। और ये बहुत कम लोग हैं कि जो हम लोग उसको पहचान सकते हैं। किसी भी खाद्य पदार्थ को देख कर नहीं पहचाना जा सकता कि उसको मिलावट है या नहीं। इसके लिए आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसी कोई किट डेवलप की जाए जिससे हम आसानी से घर में उन खाद्य पदार्थों का परीक्षण कर सकें और जान सकें कि इसमें मिलावट है। तो नासिक के सहयोग से डॉक्टर मोहम्मद नसीर के साथ हम लोगों ने एक किट डेवलप की है जिसमें हम उस किट को, उसकी कीमत बहुत कम है और घर में उपयोग होने वाली खाद्य चीजों का हम आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर मिलावट दूध में, सरसों के तेल में, खोए में, मिठाइयों में, इन सब चीजों में होती है, चाय की पत्ती में, मसाले में। तो कभी हम एक्टिव इंडिया के माध्यम से हम दर्शकों को ये परीक्षण करके भी दिखाना चाहेंगे कि आप इस किट के माध्यम से कैसे आसानी से मिलावट की जांच कर सकते हैं। और ये आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी जब वो जान सकेंगे वो किट से। आज ये संभव नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये परीक्षण बहुत आसान होते हैं। जैसे अगर आपको दूध में मिलावट की जांच का पता करना है तो दूध का थोड़ा सा सैंपल आप टेस्ट ट्यूब में लीजिए, उसमें कंसनट्रेट HCl की कुछ बूंदे डालिए और थोड़ी देर तक उसको हीट करिए, गर्म करिए। अगर 5-7 मिनट बाद उसका रंग लाल हो जाता है तो ये समझिए कि उसमें मिलावट की गई है, उसमें यूरिया या कुछ और इस तरह से पदार्थ मिलाया गया है जो मूल रूप से दूध में नहीं होता। और जैसा कि आप जानते हैं कि दूध हमारे लिए आज के समाज में बहुत ही जरूरी है, तो दूध और सरसों का तेल ये सब जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें अगर मिलावट होगी तो हमें हृदय में ब्लड प्रेशर से संबंधित बहुत सी बीमारियां हो जा रही हैं, साथ साथ पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियां हो रही हैं जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए और आम व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके लिए हम एक्टिव इंडिया से आग्रह करना चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि वो समाज के सजग प्रहरी हैं, वो इस सामाजिक समस्या पर एक बात प्रकाश डालें और लोगों को जागरूक करें। बहुत अच्छी बात है संजय जी। इसी क्रम में हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि ये पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन का बहुत बड़ा एक व्यापक रूप फैलकर सामने आया है जो बहुत हानिकारक है। लोग जान भी रहे हैं, उससे मुक्त भी होना चाहते हैं और मुक्त नहीं भी हो पा रहे हैं। ऐसे में उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप अगर खतरों को हमारे दर्शकों को बताएं तो हमें लगता है दर्शक जो सुन रहे हैं निश्चित रूप से जानकारी बढ़ने के बाद पॉलीथीन से बचने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से और एक्टिव इंडिया के माध्यम से आम जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पॉलीथीन हमारी बहुत बड़ी समस्या है। पॉलीथीन में इस तरह से रासायनिक तत्व मिश्रित होते हैं, हमारे लिए हानिकारक तो होते ही हैं, साथ साथ पॉलीथीन का पर्यावरण पे बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। पॉलीथीन हम लोग बाजार से सामान लेने जाते हैं तो उसको पॉलीथीन में लेकर आए, उसके फिर हम कूड़े में फेंक देते हैं, कूड़े से, नालियों से उनको जानवर खाते हैं। और आपको बता दें कि ये पॉलीथीन कोई भी जानवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो उसी रूप में जैसे वो इसको खाता है उसी रूप में इसके हाथ में फंस जाती है, जिससे उस जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो एक हमारा ये जो आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, खासकर हम देखें कि जानवरों को जो मृत्यु हो रही है उनके लिए नुकसानदायक है। दूसरा, ये पॉलीथीन चारों तरफ पड़ी रहती है, नालियों में फंस जाती है, जो हमारे पानी के स्रोत है वहां फंस जाती है और उसको प्रदूषित करती है। और वो इससे हम पेयजल जब हम ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए उसके रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में आकर नुकसानदायक होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि चाय जो है प्लास्टिक के कप में पीने का प्रचलन है, प्लास्टिक की छोटी छोटी कप में लोग बिल्कुल पॉलीथीन में लेके आया जाता है, ये भी हमने देखा होगा। पॉलीथीन में लोग लेकर आते हैं, चाय पीते हैं और औसतन एक बार में एक दिन में देखिए 4-5 बार चाय पी ले रहा है। पॉलीथीन में जो सबसे ज्यादा
रासायनिक हानिकारक तत्व है, उसमें विनाइल नामक एक हानिकारक तत्व है जी जी जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और इससे ये विपरीत असर पड़ रहा है कि धीरे धीरे लोग मंद बुद्धि के होते जा रहे हैं। अच्छा सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है, जी। उनकी स्मरण शक्ति खत्म हो रही है। इस तरह से हम देखें तो पॉलीथीन का बहुत ज्यादा नुकसान है अगर हम एनालिसिस करें तो। इसलिए इसको विद्यालय स्तर पर, जी आम स्तर पर लोगों के द्वारा इसको कम से कम प्रयोग करना चाहिए। आपने ये बात सही कहा कि हम जानते हुए भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। जी जी फिर यही बात आती है कि इसको प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम जब हम इसके दुष्प्रभाव से हम अवगत हो गए हैं कि हमारा व्यक्तिगत दायित्व है कि हम इसकी एक मुहिम चलाएं और पॉलीथीन मुक्त हम शहर करने की कोशिश करें कि अपना इलाहाबाद पॉलीथीन मुक्त हो। और उसके विकल्प के रूप में हम लोगों को खुद जागरूक होकर मार्केट के लिए जब निकलते हैं तो घर से सूती बैग थैले लेकर निकले, सूती कपड़े के, उससे इन समस्या का हल स्वयं हो सकता है। और थैले के लेकर चलने में कोई हमें नहीं लगता कि किसी को सब महसूस होनी चाहिए। सुनो दर्शकों, आपने पॉलीथीन प्रयोग करने से आदमी का दिमाग मंद हो रहा है, सोचने की ताकत खत्म हो रही है। क्या ये वही ताकत है जो हमें ये नहीं सोचने दे रही है कि हमें पॉलीथीन किसी भी हाल में प्रयोग नहीं करना चाहिए? हमें फिर से लौटना होगा प्रकृति की ओर, हमें फिर से लौटना होगा बैग की ओर। हमें ये याद रखना होगा झोले में हमें कोई सामान लेकर आने में सबसे बड़ा जो आराम होता है वो ये कि आसपास के लोग ये नहीं जानते कि हम आज क्या लेकर आए हैं, क्या खाएंगे। वैसे भी खाने पीने की चीजों को अगर प्रदर्शन से बचाया जाए तो ये पक्की बात है कि आपके अंदर की बात बाहर नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी जो भी है वो हमारे सोचने के नजरिए में होनी चाहिए, हमारे सामान के ढोने के पैकेट में नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज ही से आप लोग संकल्प करें कि शहर की आवाज से आज आप ये एक मकसद ले रहे हैं अपने जीवन में कि आप पॉलीथीन कम से कम प्रयोग करेंगे और जब आप कम करेंगे तो धीरे धीरे आप ही खत्म करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इसी विश्वास के तहत हम एक प्रश्न आपसे और करना चाहते हैं। हमारे दर्शक आपसे खासे लाभान्वित हो रहे हैं, ये हमें पता है। हमारे दर्शकों का बहुत बड़ी मात्रा में हमें पत्र मिलता है और वो सराहते हैं हमारे इस कार्यक्रम को, एक्टिव इंडिया परिवार की सोच को वो सराहते हैं। इसी क्रम में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यातायात के मामले में इलाहाबाद दूसरे महानगरों की अपेक्षा सक्रिय नहीं दिखता है। जो जिधर से चाहता है उधर से निकल जाता है। उसे लगता है कि इस चौराहे पे पुलिस वाले होंगे तो हम उस चौराहे पे चले चले, या हेलमेट नहीं लगाए हैं तो छोड़ो यार टकरा के निकल जाएंगे। इस तरह की जो मानसिकता है ये, इसमें प्रशासन क्या कर सकता है? इसमें तो आम जनमानस को ही आगे आना है और इसके लिए हमारे दर्शक आपसे कैसे प्रेरित हो सकते हैं? आप कितनी अच्छी तरीके से दर्शकों से कह सकते हैं, आप कह के देखिए शायद दर्शक कुछ मान जाए। मैं दर्शकों से अपील करना चाहूंगा और खासकर अपने युवा विद्यार्थियों से अपील करना चाहूंगा कि हेलमेट जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते जी, और ये ट्रैफिक रूल का उल्लंघन जो है सो है, लेकिन आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हेलमेट पहनने से न आपके जीवन की रक्षा होती है बल्कि आप बहुत तरह के प्रदूषण से भी बच रहे हैं। इसलिए देखिए इलाहाबाद की पूरी सड़कें चारों तरफ खुदी हुई है और हम जिस चौराहे से जिस रास्ते से जाए चारों तरफ पूरा वातावरण धूल दूषित है। ऐसे में अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो अपने आप को उस धूल से बचा सकते हो, उस प्रदूषण से बचा सकते हैं। और अब आपने जहां तक प्रदूषण की बात की है और ट्रैफिक की समस्या की बात की है तो साथी जी, तो हम आपको बताएं कि इसके लिए हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए। कारण ये है कि जो आज की इलाहाबाद की जो स्थिति है ट्रैफिक के मामले में, उसके लिए जिम्मेदार भी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। प्रशासन एक एक व्यक्ति के लिए एक एक पुलिस, एक एक सिपाही नहीं लगा सकता। बिल्कुल ठीक बात। वो एक चौराहे पर एक ही सिपाही ले सकता है और वो सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकता है। बिल्कुल। आप अगर नियम का उल्लंघन करते हैं, कैसा भी नियम है, देखिए ये तो प्रकृति का नियम है कि अगर जहां आपने प्रकृति का नियम या जीवन के नियम, शाश्वत नियम जहां आपने तोड़े
वहाँ आपको पनिशमेंट मिलेगा, बिल्कुल ठीक। वहाँ आप सजा के हकदार होंगे। जहाँ आप नियम आपने उल्लंघन किया वहाँ आपके साथ दुर्घटना हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें आपको सबको सजग रहने की जरूरत है कि हम नियमों का पालन करें और दूसरे को प्रेरित करें, खुद को करें, दूसरे को भी प्रेरित करें और दूसरों को भी उदाहरण करें, तभी इस समस्या का हल संभव हो पाएगा। बिल्कुल। शहर बेहतर हो, यही कोशिश है शहर की आवाज की। शहर की आवाज में आने वाले हर मेहमान की यही गुजारिश है आपसे कि शहर बेहतर करने में आप अपना योगदान दें। जिसका जो दायित्व है वो उसे पूरा करे। सिर्फ विभागों पर उंगली उठाना ही हमारी योग्यता के दायरे में नहीं होना चाहिए। संजय जी, एक खासा प्रश्न है और मुझे लगता है शहर की आवाज के आज के इस एपिसोड में हम पायदान दर पायदान बिल्कुल उस मंजिल तक आ पहुंचे हैं जहां हमें आपसे ये प्रश्न कर लेना चाहिए, अपने दर्शकों को ये बताना चाहिए कि ये जो आपका साइंस मेडिकल्स है वो क्या है। देखिए, समाज में जो अंधविश्वास व्याप्त है उनके लिए हम साइंस मेडिकल्स का एक प्रोग्राम करते हैं, जो भी हम नासी के सहयोग से करते हैं, जिला विज्ञान क्लब के सहयोग से करते हैं। जी जी। और जैसे आपने देखा होगा कि बाबा और साधु लोग विभिन्न तरह के चमत्कार दिखाकर लोगों को ठगते हैं। तो ये चमत्कार के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, उनके वैज्ञानिक कारण क्या है, अगर हम आम जनता को उन वैज्ञानिक कारणों से अवगत करा देंगे तो हमें लगता है कि लोग सावधान हो जाएंगे और इस तरह की ठगी से बच सकेंगे। ये हमारा कार्यक्रम नियमित विद्यालय में जाकर और नाटकों के माध्यम से और साइंस एकेडमी में और विभिन्न फोरम पे इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, जिनमें हमारा इस तरह से विभिन्न चीजों पर हम दिखाते हैं। जैसे बाबा लोग वो चमत्कार दिखाते हैं कि उन्होंने आपको नारियल फोड़ के दिखाया और नारियल से खून निकलने लगता है, खून टपकने लगता है। तो उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि नारियल में पहले से वो जो नारियल की आंख होती है उसमें से इंजेक्शन के द्वारा वो पोटेशियम परमैंगनेट का घोल इसमें डाले होते हैं, जिसके कारण उसका नारियल का जो पानी होता है वो लाल रंग का हो जाता है। और जब वो आपके सामने उस नारियल को खोलेंगे तो निश्चित रूप से आप चमत्कृत होंगे कि ये तो कोई दैवी चमत्कार है या बाबा का चमत्कार है, जिसकी वजह से ये नारियल में पानी की जगह खून निकल रहा है। तो ये सिर्फ अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, क्योंकि विज्ञान को ही बढ़ावा देना नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच वाली बात हम लोग कर चुके हैं। तो जनमानस में जब वैज्ञानिक सोच आएगी तो इस तरह से ठगे जाने से हम लोग बच सकेंगे और वो जन जन तक हमारा संदेश पहुंच सकेगा। साथियों, ये भी सच है कि इस ठगी के दौर में हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि हम विश्वास करें। विश्वास करना हमारी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अगर हम सोचते हैं, हम समझते हैं और हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन से वे कारण थे, अगर हम इधर ध्यान देंगे तो श्री संजय श्रीवास्तव जी के तरह कहीं न कहीं वो सच हम भी जान जाएंगे और हम अंधविश्वास से बचेंगे और किसी भी प्रकार की ठगी के शिकार होने से भी बचेंगे। संजय जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपको हमारे शहर की ये कोशिश, शहर की आवाज के माध्यम से, एक्टिव इंडिया परिवार के माध्यम से जो हम जनता तक पहुंचने की कर रहे हैं, वो आपको कैसी लगी? क्या आप इसके बारे में कुछ कहने की इच्छा रखते हैं? हाँ, निश्चय। तो साथी जी, मैं कहना चाहूंगा कि एक्टिव इंडिया का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही लोकप्रिय है। आप विभिन्न आयाम से जुड़े हुए व्यक्तियों का साक्षात्कार करते हैं। जी जी। जो हमारी सामाजिक समस्याओं हैं उन पर हम चिंतन करते हैं। ठीक बात है। और उस चिंतन के माध्यम से उस कहीं न कहीं दायरे किनारे उन समस्याओं के निदान के प्रति भी हम ध्यान आप आकृष्ट कराते हैं। तो आपका एक्टिव इंडिया परिवार का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और हम इसके लिए निश्चय ही आप साधुवाद के पात्र हैं। जी जी। और निश्चय ही जो आपका ये प्रयास है इससे ये तस्वीर बदलेगी। जी जी। ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। इसी को मैं कविता के शब्दों में श्री सुरेंद्र शास्त्री जी की एक कविता है, इसके साथ मैं ये अपनी बात दर्शकों ध्यान से सुनिए, समर्थन करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। रफ्ता रफ्ता हल निकलेगा। बहुत अच्छी बात। रफ्ता रफ्ता हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बहुत अच्छा। रफ्ता रफ्ता हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।
पूरा पेरिस जाग उठे तो, पूरा पेरिस जाग उठे तो पत्थर से जल निकलेगा। बहुत अच्छी बात है। पूरा पेरिस जाग उठे तो पत्थर से जल निकलेगा। सदियां छोटी पड़ जाएंगी, बहुत अच्छी। सदियां छोटी पड़ जाएंगी, ऐसा कोई कल निकलेगा। इन टूटी झोपड़ियों से ही, इन टूटी झोपड़ियों से ही उठती ताजमहल निकलेगा। वाह वाह, बच्चों की मुस्कान में देखो, वाह वाह, बच्चों की मुस्कान में देखो, खिलता हुआ कमल निकलेगा। बहुत अच्छा। रफ्ता रफ्ता हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बहुत जी, बहुत बढ़िया। हमारे दर्शक आपकी इस कविता से कहीं न कहीं प्रेरित होंगे कि हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि रफ्ता रफ्ता हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जिनका ये कहना है कि जब भी शहर की आवाज का कार्यक्रम होता है तो वो 10-15 मिनट पहले ही अपने टीवी सेट्स पर आ जाते हैं, अपने पेरेंट्स से या अपने वे लोग जो दूसरे चैनल से देख रहे होते हैं उनसे रिमोट ले लेते हैं कि भाई हमें एक्टिव इंडिया पर बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है शहर में, शहर की आवाज, इससे हमें देखिए हमें जानकारी मिल रही है, हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। इस तरह के पत्र जब हमारे पास आते हैं तो दर्शकों ये सच मानिए आपकी इन कोशिशों से हमारा हौसला बढ़ता है। हमारी पूरी टीम कहीं न कहीं ये महसूस करती है कि वो कुछ बेहतर कर पा रही है और अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी है तो आप देने के लिए आगे आए। एक्टिव इंडिया परिवार के पास नई सोच है, नया जोश है, नई युवा टीम है और इस टीम का सिर्फ एक मकसद है, इलाहाबाद दुनिया के नक्शे में सबसे आगे हो, अव्वल हो, क्योंकि हिंदुस्तानी अगर सबसे आगे हैं तो हिंदुस्तान में सबसे आगे इलाहाबाद रहे। यह कोशिश हमारे इस कार्यक्रम की है जो शहर की आवाज के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे दर्शकों ने यह भी कहा है कि आप जिस तरह कार्यक्रम की शुरुआत 4 पंक्तियों से करते हैं वैसे कार्यक्रम का अंत भी 4 पंक्तियों से करें। तो आइए दर्शकों, इन 4 पंक्तियों से भी आप प्रेरित हों कि रूठी हुई सुबह को मनाकर तो देखिए, रूठी हुई सुबह को मनाकर तो देखिए, मंजिल है पास पांव बढ़ाकर तो देखिए, जल जाएंगे हजारों दीपक अंधेरे पथ में, जल जाएंगे हजारों दीपक अंधेरे पथ में, हस्ती को अपनी दिया बनाकर तो देखिए। सच आपको सिर्फ हिम्मत करनी है, अगर आप जलने के लिए तैयार हैं तो उजाला अपने आप चारों तरफ आ जाएगा और जलने के लिए जरूरी नहीं है आपके अंदर वैसी आग हो, आपके अंदर सिर्फ चाह की आग हो और आप देख लीजिएगा एक दिन जैसा शहर, शहर की आवाज के माध्यम से हम देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं, वैसा शहर आपको दिखने लगेगा। और आपसे फिर हम चलते चलते ये कहना चाहेंगे साथियों, आप देखते रहिए हर बुधवार शाम 6 बजे और गुरुवार दोपहर 2 बजे एक्टिव इंडिया टीवी पर शहर की आवाज। शहर की आवाज के लिए अगले हफ्ते यही इसी वक्त एक्टिव इंडिया टीवी पर फिर मिलेगा आपका दोस्त संजय पुरुषार्थी। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट।
वॉचिंग एक्टिव इंडिया चैनल। नई सोच, नया जोश।